हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको मैथिली शरण गुप्त के संपूर्ण जीवन परिचय तो मैं पढ़ा चुकी हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। और आज मैं इनकी रचनाओं के बारे में ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगी। आपको पता होगा कि ये यूजीसी नेट के फिफ्थ यूनिट में इनकी रचनाएं दी गई है। इनकी रचनाओं को कैसे याद करना है उसको हम ट्रिक के साथ देखेंगे कि उनकी रचनाएं कैसे याद करते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, ठीक है। सबसे पहले हम इनका खंड काव्य देख लेते हैं और खंड काव्य को कैसे याद करते हैं ट्रिक के साथ उसको बाद में देखते हैं। ओके। रंग में भंग। बूंदी एवं चित्तौड़ के राजपूत राजाओं की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है जो 1909 में हुआ था। जयद्रथ वध 1910 में हुआ। महाभारतीय खंड काव्य है, ये महाभारत के बारे में है। शकुंतला 1914 में हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पर आधारित है। अभी आपको पता होगा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और किसने लिखा है? कालिदास ने। पंचवटी 1915 में लक्ष्मण और सुपोर्णका का वर्णन किया गया। सुपोर्णका कौन थी? रावण की बहन, ये सबको ही पता होगा। किसान 1916 में कृषक और कूती प्रथा से संबंधित है ये। सैरंध्री 1926 ईस्वी में सैरंध्री द्रौपदी और कीचक प्रसंग है। बक संहार कुंती के आदेश का चित्रण तथा भीम द्वारा बक्सुर का वध प्रसंग है इसमें, जो 1937 में हुआ। वन वैभव 1927 का है जो महाभारतीय काव्य है। अभी इसमें देखो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया। इसको मैंने नहीं देखी हूँ कहीं पे, बट अगर इतना सब कुछ याद कर रहे हो तो इसको भी याद कर सकते हैं हम आराम से। ओके। अभी इसमें शक्ति मतलब होता ही है दुर्गा जी को ही शक्ति कहा जाता है, शक्ति का रूप कहा जाता है। तो शक्ति 1927 में दुर्गा के शौर्य के का वर्णन दिया गया है। यशोधरा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है 1932 में भगवान बुद्ध और यशोधरा पर आधारित है। उनका कथा प्रसंग है। द्वापर, ये भी इम्पोर्टेंट है। कृष्ण कथा पर आधारित है। सिद्धराज ऐतिहासिक काव्य है। नहुस, ये भी पूछा जा चुका है। 1940 में महाभारतीय महाराज नहुस के चरित्र का चित्रण है। कुड़ाल गीत 1941 में बौद्ध कथा पर आधारित है। करबला 1942 में इमाम हुसैन का बलिदान तथा मुस्लिम तहजीब का वर्णन दिया गया है। ये करबला भी इम्पोर्टेंट है। ये नहुस तो मैंने देखी थी, एनवीएस में पूछा गया था और केवीएस में भी पूछा गया था लास्ट वाले पेपर में। अजीत 1946 में इनका वर्णन किया गया है। राजनीतिक बंदी का आख्यान है उसमें, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हिडिंबा, राक्षसी हिडिंबा और भीम की कथा है उसमें। विष्णुप्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1957 में महाप्रभु चैतन्य की धर्मपत्नी विष्णुप्रिया की पुण्य गाथा है उसमें। रत्नावली, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का आख्यान है उसमें। उर्मिला जो अप्रकाशित है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का इसमें वर्णन किया गया है, वीरा वर्णन का। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, इसको ट्रिक से कैसे हम याद कर सकते हैं। उसमें एक तरफ आप उनकी रचनाओं को रखेंगे और एक तरफ इस रचना को देखेंगे, तब आपके समझ में आएगा। जैसे रंग वाला, इसमें रंग वाला कौन सा है? जैसे इधर देखेंगे अगर आप रंग वाला जय जंगल में शकुन देखकर पंचवटी में किसान से मिला। इसको आप कहानी की तरह बना लेंगे और फिर आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ तक के जय जंगल रंग वाला जय जंगल में शकुन देखकर पंचवटी में किसान से मिला।
यहाँ तक कि आप इसको पढ़ेंगे। फिर सैर करते हुए बक और वन में सख्ती से यशो मिला। यशोधरा को यशो बना दिया उन्होंने। उन्होंने नहीं, मैंने। फिर द्वापर में सिद्ध नहुस और कुणाल ने करबला में अजीत, हिडिंबा, विष्णु, रत्न और उर्मिला से मुलाकात की। आप इस तरीके से इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ये कहानी के जैसे है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोक के आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे उनके महाकाव्य और काव्य संग्रह को कैसे ट्रिक से याद करते हैं। जैसे उनका महाकाव्य सिर्फ 2 ही है, साकेत और जय भारत। साकेत जो अपने को पढ़ना ही है, लेकिन उसमें सिर्फ नवम सर को पढ़ना है, बाकी सर को अपने को नहीं पढ़ना है। उसका समरी हम जान लेंगे, उसको मैं अच्छे से बता दूंगी उसकी समरी क्या है। और साकेत के नवम सर को मैं देखूंगी पूरा पढ़ाना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पूरा पढ़ाना है या फिर उसको सिर्फ जो मेन मेन है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाना है, तो मैं वही सिर्फ पढ़ा दूंगी। ओके, तो अभी यहाँ पे पढ़ेंगे साकेत जो 1931 में हुआ। 1931 में ये प्रकाशित हुआ। अयोध्या वर्णन के साथ राम, सीता, लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र चित्रण इसमें दिया गया है, जबकि इसमें सिर्फ उर्मिला को ही ज्यादा इन्होंने उर्मिला को ही ज्यादा बताए हैं। जय भारत महाभारतीय काव्य है, जिसपे इनको पुरस्कार भी मिला था। और साकेत इसको ट्रिक में क्या ही करेंगे, ये तो 2 ही है, तो अपन आराम से कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे निबंध काव्य इनके कौन कौन से हैं। पत्रावली 1916 में, विकट भट्ट जो इम्पोर्टेंट है, राजपूतों के शहरों की गाथा है, गुरुकुल सिख गुरुओं पर आधारित है, अर्जन और विसर्जन है, शायद से अर्जन और विसर्जन ही है, अर्जुन नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। दमिश्क और उत्तरी अफ्रीका पर किए गए आक्रमण पर आधारित है ये। इनका टाइम पीरियड भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी नेट में ये भी पूछा जाता है। काबा और करबला, काबा और करबला इम्पोर्टेंट है, जो 1942 में आया था, हजरत मोहम्मद के जीवन पर आधारित है। प्रदक्षिणा 1950 में आया है, रामायणी कथा पर आधारित है। युद्ध 1950 में महाभारत की युद्ध से संबंधित है। कविश्री 1955 में आदर्श भारतीय नारियों का चित्रण है। नल दमयंती 1910 में जो अप्रकाशित है, नल और दमयंती की कथा है उसमें। ठीक है, अब देखो हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे निबंध काव्य को। जैसे सबके थोड़ा थोड़ा फर्स्ट वाला ले लेंगे, फर्स्ट वाले अक्षर को 2-3, जो जिससे अपनी एक कहानी बन सकती है। तो फिर हम उसी से, चाहे तो आप अपने हिसाब से भी इसकी कहानी बना सकते हो और अपने नोट्स में एक बार लिख देना। एक बार तो अपन बना लेते हैं, लेकिन बाद में जब फिर से पढ़ने जाते हैं तो अपने को भूल जाता है। तो फिर क्या करेंगे, हम उसको अपने नोट्स में बना लेंगे, और फिर मतलब नोट्स तो थोड़ा छोटा होना चाहिए जो बार बार हम पढ़ सकें। ठीक है, जैसे पत्र, विकट, गुरु अर्जुन, काबा, प्रदक्षिणा, युद्ध, कविश्री, नल। इसको यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बना दी हूँ, जैसे आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। पत्र जो विकट था उसको गुरु के अर्जुन, जो भी ऐसा मतलब काबा में प्रदक्षिणा दे दिए, जिससे युद्ध करके कविश्री नल वहां पर आए। ऐसा हम इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे निबंध काव्य। भारत भारती जो अपने को पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्धनात्मक, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको मैं आगे फिर से आपको बता दूंगी। हिंदू 1927 में, जातीय एकता का संबंध है उसमें। राजा प्रजा 1956 में, राजतंत्र और प्रजातंत्र से संबंधित काव्य है ये। विजय पर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें सब इम्पोर्टेंट है। तो जैसे भारत भारती निबंध काव्य है ना, तो इसमें हम अपन इसमें सबको ही पढ़ लेंगे और सबको ही याद कर लेंगे कौन से सन में आया और क्या हुआ। विजय पर्व अंतिम रचना है इनकी वाली, जो भारत और चीन के आक्रमण पर संसद में दिए गए वक्तव्य पर आधारित है। ये यहाँ पे ट्रिक दिया गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अपना नोट्स बना सकते हैं। और जैसा मैंने ऊपर बताई वैसे ही एक कहानी की तरह बना लो, क्योंकि अगर मैं बना के दूंगी
आप कमेंट कर दो तो मैं बना के दे दूँगी, लेकिन अगर मैं बना के दूँगी तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुद से बनाएँगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी पड़ेगी, उसी को 2-3 बार आप रिवाइज़ करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे की रचनाएँ हम देखते हैं। इसमें 10 मिनट हो चुका है, लेकिन फटाफट मैं इनकी रचनाओं को और बता देती हूँ, आप अपने अनुसार इनको लर्न भी कर सकते हो। जैसे इनकी मुक्तक काव्य है, प्रबंध का पद्य प्रबंध, स्फुट कविताओं का संग्रह है, मंगल घट, दार्शनिक सांस्कृतिक प्रसंगों से संबंधित है, आस्वाद, गीत संग्रह है 1938 में आया, दूरदशा निवेदन, हठ ऋतुवर्तन है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहती ये वीडियो लंबा होना चाहिए। राष्ट्रवाणी, ये तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम गीत काव्य के बारे में, गीत काव्य में कौन कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। वैतालिक, झंकार, विश्व वेदना, उच्छ्वास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी तो इम्पोर्टेंट ही है, थोड़ा आप देख लीजिएगा इसको कैसा करना है। इसमें अनग, अनग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अनग को भी हम पढ़ेंगे। अनग, दियोदास, पृथ्वीपुत्र, ये तीनों ही हमको ध्यान में रखना है, कौन से सन में आया और ये किस पे आधारित है। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इसको नोट्स में बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। जैसे जैनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। लीला, ये तो मैंने ज्यादा नहीं देखी हूँ, बट एक ही बच रहा है तो हम कर लेते हैं इसको। ये तिलोत्तमा जो 1915 में आया था, सुंदर और उपसुंद के पराजय की कथा है इसमें। चंद्रहास, ये पौराणिक कथा, पौराणिक कथा का मतलब आप जानते ही होंगे अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो। उद्धार, जो अप्रकाशित है इनकी रचना, और गद्य रचनाएं भी इन्होंने किए हैं काव्य के साथ साथ। श्रद्धांजलि और संस्मरण 1979 में हुआ था, मुंशी अजमेरी 1982 में हुआ था। और ये आगे की रचनाएं इनकी संस्कृत से अनुवादित है, जो हम देखेंगे। इसको आप खुद ही देख लीजिएगा, इसमें तो ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। ये चारु दत्त एक मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो एक बार एग्जाम में मैंने देखी थी, बाकी तो कुछ नहीं आया था, तो आप देख लीजिएगा इसको। ये इनकी अन्य अनुदित रचनाएं भी जो संस्कृत से अनुवादित है कुछ, और बांग्ला से भी अनुवादित है, यानी वो बांग्ला में भी रचना करते थे, उससे भी अनुवादित की है इन्होंने। और अन्य संग्रह, ये कविता कलाप, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, इसको देख लीजिएगा। और इनके बारे में थोड़ा मैं नीचे दी हूँ, तो आप चाहे तो इनके बारे में ये भी पढ़ सकते हैं, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके लिए मैं थोड़ा आपका हेल्प नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैथिली शरद गुप्त ने खुद को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। गणपत चंद्र गुप्त ने गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुप्त जी की खड़ी बोली में पहली कविता हेमंत नाम से सन 1905 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दी हूँ, जो आप देख सकते हैं। गुप्त जी सन 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह रंग में भंग है। मैथिली शरद सांस्कृतिक नव जागरण के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। गुप्त जी को छंद हर गीतिका का बादशाह कहा जाता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। गुप्त जी ने काल मार्क्स की पुत्री जैनी, जैनी पर जैनी नामक पद्य नाटक लिखा, इसको भी आप देख लीजिएगा। और लास्ट में थोड़ा और मैंने की हूँ, तो आप देख लीजिए इसको। मैथिली शरद महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। अपने गुरु के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा, सींचा तुमने क्षेत्र हमारा, आंसू नहीं पसीना गार, फूले फले अंत में अब वह पाकर उस शरीर की का सार। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त एक युग प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि रहे। मैथिली शरण गुप्त एक युग प्रतिनिधि राष्ट्र कवि रहे हैं, उनका समस्त सब राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। गुप्त जी ने अपने काव्यों में भारतीय संस्कृति का समन्वय किया। इनके काव्यों में समस्त छंदों में रसों का समावेश मिलता है, इसका रसों का समावेश मिलता है। अभी इतना ही मैंने की हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए। और आपको अगर ये
वीडियो पसंद आई होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगला टॉपिक आपको कौन-सा पढ़ाना है वो भी बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।